नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज है फ्राइडे का सत्र और कल की जोरदार तेजी के बाद आज भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पर है। हल्की बढ़त ही सही, लेकिन ग्रीन में ही ट्रेड करता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। कोशिश तो हमने की थी कि सुबह में हम 22,300 के ऊपर निकले, लेकिन 297 तक गाड़ी पहुंची और उसके बाद हम बढ़त में है, लेकिन रफ्तार कुछ कम हुई है। तो 22,238 के लेवल्स 28 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक की चाल अगर आप ध्यान रखें तो ये भी थोड़ा सा फ्लैटिश कारोबार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बुल्स कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव टेरिटरी में ही इंडेक्स को बनाए रखें। फिलहाल हल्का सा शेड डाउन टिक का आता हुआ यहाँ पर। मिड कैप्स का आउट परफॉर्मेंस जारी, 125 अंकों की तेजी के साथ ये 49,256 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह में ज्यादा गैप वाइड था, अब हम देख रहे हैं कुछ पोजीशंस यहाँ पर मंदी की बड़ी हैं, तो संकरा हुआ है गैप, लेकिन तेजी वाले ट्रेड्स क्लियरली ज्यादा दिख रहे हैं आज। एचडीएफसी बैंक तेजी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और टाइटन का साथ मिला है, लेकिन भारतीय एयरटेल इसमें कुछ मुनाफा वसूली और इसके साथ ही स्टेट बैंक और एशियन पेंट एनटीपीसी जैसे कुछ ट्रेड्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ बिकवाली की पोजीशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं, वरना ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर है। निफ्टी बैंक अब करीब 5 पॉइंट नीचे आता हुआ, तो वहां पर हल्का सा एक शेड बिकवाली का आना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर करेंगे फोकस, इस पर होगी बातचीत। यह हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा रहा है। कल बड़ी एक बहुत ही स्विंगिंग रैली देखने को मिली हो, उससे एक मदद मिली है कि कुछ लॉसेस कम हुए हैं और प्रदीप करीब 2.4% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाने में कामयाब, ओशो -2.3% पर। लेकिन सबसे मुश्किल हफ्ता ये शायद अरुण कुमार मंत्री के लिए उभर कर आया है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के लिए ट्रेड्स क्या हैं उस पर करेंगे फोकस। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले इंडेक्स पर एक व्यू, कंसिडरिंग कल एक बहुत जोरदार पुल बैक सेशन था, वो एक्सपायरी इनिशिएटेड था। अब हम जब उतरे हैं इस हफ्ते यानी कि इस सीरीज के आखिरी हफ्ते में उतर रहे हैं और एक्सपायरी फिर अगले थर्सडे को रहेगी। ऐसे में ट्रेड क्या बनेगा? क्या हायर ग्राउंड की तरफ एक पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं मार्केट में, या फिर ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी? ओशो, कैसे पढ़ रहे हैं आप इस मार्केट को? सबसे पहले देखें तो मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। कल भी अगर मार्केट में करेक्शन आया था, बट सेकेंड हाफ में काफी अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। इवन पुट राइटर्स भी 22,000 पे अभी भी अपने पोजीशंस बनाए हुए हैं। सो 22,000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम आएगा। हायर लेवल्स पे थोड़ा टेंटेटिवनेस है, आज भी मार्केट ऑल दो ऊपर खुला है, बट ऊपर और पुश देखने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा टेंटेटिव है। रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। रेंज रहेगा 22,000 लोअर एंड पे, एंड हायर एंड पे 22,300 से 350 का इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की ही सलाह अभी मार्केट में रहेगी। ओके, बाय ऑन डिप्स की सलाह मार्केट में रहेगी। प्रदीप, आप कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट के मूव को, और आज सेकेंड हाफ में कुछ रिकवरी की उम्मीद है जैसे कल मिली थी? जी, सो कल जब 22,000 के नीचे इंडेक्स गया तो हम एटलीस्ट 21,800 तक के फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर 21,875 के आसपास से ही इंडेक्स घूम गया और बड़ी अपमूव देखी गई। हमारे हिसाब से इन गेन्स को थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा इंडेक्स, और बाय इंडेक्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। हमारे हिसाब से 22,050 22,000 का लो अप्रोप्रिएट होगा फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। और कल का जो लो है जिसके आसपास अभी 20 डी में भी आ गया है, तो ये अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो 21,875 के स्टॉप लॉस से ओवरऑल पॉजिटिव होल्ड करना चाहिए, पर डिप में बाय करना चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक तो हमने कल भी लॉन्ग का अप्रोच लिया था, आज भी हम वही अप्रोच खिलाड़ी नंबर 1 के लिए लेंगे। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अगेन बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है, जैसे कि प्रदीप और ओशो ने कहा। 22,000 के पुट में अभी भी काफी राइटिंग है, तो जब तक वो ब्रीच नहीं होता आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। और जहां तक फेब की एक्सपायरी का बात है, 22,450 22,500 मुझे लग रहा है वहां तक ये मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। रेंज 22,000 नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 22,400 22,450। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 दिन में 22,450 के लेवल्स दिखने चाहिए। लीडर जरूर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एसबीआई, ये तीनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो अगर मुझे लगा अगर ये तीनों स्टॉक चलेंगे तो निफ्टी 22,400 तक जाना चाहिए। ओके, तो 22,400 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा जरूर अगर रिलायंस एसबीआई जैसे ट्रेड्स
आज ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। रिलायंस का पार्टिसिपेशन है, एसबी आज थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड कर रहा है। मैं जानकार इस बीच क्या पोजीशन रखेंगे आज, किन नए ट्रेड्स पर इनकी नजरें रहेंगी, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक एक करके। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो देखेंगे। एमटार टेक जो कल लिया था अभी भी होल्ड कर रहे हैं। यूनियन बैंक के ट्रेड को भी इन्होंने इनफैक्ट कल से आज में कैरी किया है। तो फिर आप आज एक नया सौदा जोड़ सकते हैं, वो क्या रहेगा? अगेन एक मिड कैप स्टॉक ही रहेगा। नो डाउट स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ी काफी दिक्कत हुई इस हफ्ते, पर अगेन मिड कैप स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे करने चाहिए। तो वेलस्पन लिविंग में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 164.2 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक, मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो 184 तक के टारगेट्स रहेंगे और नीचे में इसका स्टॉप लॉस अराउंड 159 के आसपास है। वेलस्पन लिविंग की आप बात करें, डायरेक्टर साहब लेकर आएंगे प्लीज वो स्टॉक आप स्क्रीन पर। $184 आप कह रहे हैं टारगेट है, 159 का स्टॉप लॉस है। ये एनएसई 500 का हिस्सा है ना अरुण? जी निफ्टी 500 का हिस्सा है और 164 के आसपास चल रहा है। हाँ 160, ये हमारे पास प्राइस 158 दिख रही है अभी। वेलस्पन लिविंग हाँ 164, ठीक है 164 आपके सामने 6% ऊपर, और ये 184 आप कह रहे हैं, यानी कि यहाँ से 20 रुपए ऊपर का टारगेट रहेगा। बाय साइड का ट्रेड 154 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए ये हो गया अरुण का ट्रेड। अब आते हैं प्रदीप होचंदानी के ट्रेड्स पर। इन्होंने कैम्स इनफैक्ट कैरी किया है कल से आज में। ग्रेफाइट इंडिया के ट्रेड में इन्होंने कल एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुक किया रादर 614 के लेवल्स पर। प्रदीप आज का नया ट्रेड? आज मिड कैप आईटी में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो उसमें से एलटीटीएस यानी कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को जोड़ेंगे। स्टॉक अपने प्रीवियस जो स्विंग हाई है 5500 के आसपास डबल टॉप बने थे उसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 5390 का और 5850 के टारगेट अभी 5850 राइट टारगेट? 5850 5850 के टारगेट और 5390 का ओके 5390 का स्टॉप लॉस, 5850 का टारगेट। एलटीटीएस की बात हो रही है, बाई साइड का ट्रेड। वैसे भी हमने देखा है मिड कैप आईटी में कल से ही वो रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया, तो एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है, खरीदारी की तरफ ही आप बैठेंगे। ओशो का पोर्टफोलियो चलिए अब लेकर आते हैं स्क्रीन पर। तो इनके पोर्टफोलियो में एक मेट्रोपोलिस हेल्थ, मुझे याद है कल इन्होंने जोड़ा था, वो अभी भी है। इन्होंने कल गोदरेज कंज्यूमर में प्रॉफिट बांध लिया और आज सुबह में पीबी फिनटेक में प्रॉफिट बुक किया। 1810 का टारगेट इनका मेट्रोपोलिस का है। बताइए आज का नया ट्रेड क्या रहेगा ओशो? आज का ट्रेड सेटअप में बहुत अच्छा लग रहा है। नौकरी इन्फो एज भी है इसका नाम। तो नौकरी में यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में वापस से रिट्रैक्ट हुआ है अपने ब्रेकआउट के बाद, एंड करेंटली वापस से अपने नेकलाइन के पास सस्टेन कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। सो नौकरी पे बाई की सलाह रहेगी। 5500 का टारगेट देखने को मिल सकता है, एंड लोअर एंड पे 5280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ओके 5280 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 5500 का टारगेट रहेगा। इन्फो एज में एक मौका तेजी का इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे अरुण का पोर्टफोलियो हो गया है पूरा। प्रदीप और ओशो एक एक ट्रेड जोड़ सकते हैं। प्रदीप जी इस समय जोड़ेंगे या फिर दोपहर का इंतजार होगा? नहीं, अभी तो मैं एक ही जोड़ूंगा। कुछ स्टॉक है ध्यान में, पर वहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करें। ठीक है ओशो? मेरा भी सेम अप्रोच है। अभी के लिए और स्टॉक नहीं ऐड करेंगे। 12-1 बजे तक अगर देखते हैं कोई काउंटर नजर में आती है तो वापस से जोड़। ओके तो दोपहर तक का इंतजार रहेगा, कंफर्मेशन आए तो वो ट्रेड्स आएंगे, फिलहाल वो नहीं है, स्टॉक्स आइडेंटिफाइड है। ठीक है चलिए एक कॉर्पोरेट स्कैन पर नजर डाल लेते हैं। आरके फोर्जिंग्स का मैनेजमेंट हमारे साथ रेडी है। कंपनी ने दरअसल 2 अनाउंसमेंट्स कल जोड़ी हैं। एक मेक्सिको में एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन और सप्लाई की शुरुआत की अनुमति मिल गई है। साथ ही 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। कंपनी पीवीएलवी सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग में उतरने वाली है और ग्लोबल ग्रोथ पर कंपनी का फोकस है। हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ ललित खेतान जुड़ गए। ललित जी पहले तो ये दोनों जो आपकी अनाउंसमेंट्स हैं वो मेक्सिको यूनिट के लिए ही है या फिर जो 90 करोड़ है उसके लिए एक अलग यूनिट सेटअप की जाएगी? नहीं, दोनों एक ही परमिसेस में काम होगा सुता जी। एंड
दोनों अनाउंसमेंट उसी यूनिट के लिए हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के लिए हमारे को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इसलिए वो अलग अलग बताया गया कि एक केवल कन्वर्सन है और मशीनिंग का, उसके लिए इक्विपमेंट भी हमारे कस्टमर से ही हमको मिलेगा। ओके, तो ये जो पहली वाली है जो आपकी $3.5 मिलियन की पर एनम टेक और पे अग्रीमेंट है, जहां पर आपको अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्या टाइमलाइन रहेगी इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए? एंड ये टेक एंड पे अग्रीमेंट अगर हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए समझा सकें, प्राइमरीली ये है कि वो आपको अज्यूमिंग बोलते हैं 10 चीजें हमें चाहिए और उसके लिए पेमेंट वेदर दे टेक द डिलीवरी और नॉट, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इज दैट राइट? नहीं, ये एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया, उसके कारण हमारे को अगर कोई लॉस हुआ है, आपने खरीदा नहीं, तो वो लॉस वो कंपनसेट करते हैं टेक और पे में, क्योंकि कोई प्रोडक्ट तो उनको मिला नहीं, तो हमने उतना प्रॉफिट नहीं बनाया, तो वो प्रॉफिट का जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा कन्वर्सन प्राइस है, वो हमको देंगे, जो क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं। और ये जो ऑर्डर है ये अगले 10 सालों के लिए है, लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, और ये हर साल ये टर्नओवर आता रहेगा इससे। तो रफली इस पर्टिकुलर यूनिट की कैपेसिटी क्या है, क्या मशीनिंग कंपोनेंट्स है, किस तरह के कस्टमर्स के साथ आप ये डील कर रहे हैं? ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कस्टमर का, लेकिन ये हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है। और यूनिट की कैपेसिटी की बात करें तो मशीनिंग के इक्विपमेंट जैसे वो दे रहे हैं, तो उस मशीनिंग इक्विपमेंट में जितनी भी कैपेसिटी आएगी उस कस्टमर के लिए ही यूज होगी। उसके अलावा जो हम फोर्जिंग की यूनिट लगा रहे हैं, उस पर हम एक प्रेस लगाएंगे जिसके 11,000 टन की कैपेसिटी होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पर एनम, और उसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम उसको भी सेल कर सकते हैं और बाकी लोगों को सेल कर सकते हैं, लेकिन वहां भी हमारे पास 10 मिलियन पर एनम का लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, टेक और पे वो भी है उस 11,000 टन कैपेसिटी के तो लिए। ये 10 मिलियन पर एनम हर साल, और ये कितना लंबा ऑर्डर होगा? ये भी क्या 10 सालों का ऑर्डर है? ये भी 10 सालों का। ओके, तो ये गारंटीड है और अतिरिक्त कैपेसिटी फिर आप दूसरे प्लेयर्स को बेच पाएंगे मार्केट में? हाँ, बेच पाएंगे। ओके, तो ये मेक्सिको यूनिट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि क्लियरली नॉर्थ अमेरिका में अब डिमांड बढ़ रही है, ये ऑर्डर्स आपके हाथ लग रहे हैं, वो एक संकेत है, तो ये मेक्सिको यूनिट आपके ओवरऑल रेवेन्यूज को क्या कंट्रीब्यूट करने वाली है आने वाले टाइम में, खेतान जी? तो अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी जो ऑर्डर्स हाथ में है और जो हमको लग रहा है एक रीजनेबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे करीब आप मान के 2025-26 में हमको 200 से 250 करोड़ का पर एनम एडिशनल टर्नओवर मिलेगा इस प्लांट से। 200 से 250 करोड़ 2000, ये FY25 की आप बात कर रहे हैं? नहीं, FY26 की बात कर रहा हूँ कि FY25 में तो ये फैसिलिटी आएगी। ओके, तो FY26 ये मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, ये प्राइमरीली जो ऑर्डर्स हैं ये क्या कुछ न्यू टेक में काम कर रही कंपनियों के साथ है या फिर ओल्ड आइस इंजन्स वाले ऑर्डर्स ही हैं प्राइमरीली? है ये ओल्ड आइस इंजन वाली है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट ऑर्डर है जो कंपनियां काम कर रही थी, वो खुद के जैसे मशीनिंग है तो वो अपने यहाँ वो डिसकंटिन्यू कर देंगे मशीनिंग ऑपरेशन, इसलिए हम वहां पे वो करेंगे। उसके अलावा आपको पता होगा USMCA के अंदर में यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द them to avoid the duty in नॉर्थ अमेरिका, तो उसके लिए ये हमारे लिए जरूरी हो गया कि वहां पर ये प्लांट लगाया जाए ताकि हमारे कस्टमर उस ड्यूटी को अवॉइड कर सकें। तो हम इसलिए ये प्लांट लगा रहे हैं और उनको वहां से सप्लाई करेंगे और आगे जैसे समय ऑप्टिमाइज होगा, मतलब प्रोडक्शन हो, तो उस हिसाब से इस प्लांट की कैपेसिटी और फर्दर बढ़ाएंगे। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में इस समय डिमांड की सिचुएशन क्या है ललित जी, अगर वो हमें बता सके, क्योंकि जो हम इनके नंबर्स पढ़ते हैं कंजम्पशन वाले, ऑटो साइड पर बहुत मिक्स्ड प्ले देखने को मिला है। अब वो क्या लार्जली पैसेंजर व्हीकल साइड पर थोड़ा सा स्लैकनेस देखने को मिल रही है, बीच में हम ये भी सुन रहे थे कि क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री में कुछ कमी देखने को मिली थी। जब आप अपने क्लाइंट से बात करते, डिमांड एनवायरनमेंट स्पेशली अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी में इस समय है कैसा? देखिए अभी एक मिक्स्ड इन्वायरमेंट चल रहा है वहां पर, आप लेकिन क्लास 8 की केवल एक बेंचमार्क नहीं है इन सारी चीजों का, आप क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में भी हम सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को। तो और ओवरऑल जो बास्केट अगर रामकृष्णा फोर्जिंग के हिसाब से करें तो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और जो हमारे को लेकिन सिग्नल हमारे OEM से मिल रहा है कि देखिए 1 या 2 क्वार्टर वहां पे ऑर्डर इनफ्लो में मॉडरेशन है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जून 24 के बाद ये ऑर्डर इनफ्लो भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन रामकृष्णा फोर्जिंग एक काफी अच्छे स्पेस में है, बिकॉज कि हमने ऑलरेडी काफी नए प्रोडक्ट के ऑर्डर ले रखे हैं
तो हमारी ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और हमारी जो गाइडेंस है कि हम 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेंगे वो मेंटेन रहेगी। उसका मार्केट के अभी राइट नाउ मॉडरेशन और इससे इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अगर मार्केट इंप्रूव होगा तो हम शायद उससे बेहतर करेंगे। दूसरी ज्योग्राफीज बियॉन्ड नॉर्थ अमेरिका में सिचुएशन कैसी है केतान जी, अगर उसका भी एक अंदाजा हमें दे सकें, क्योंकि इंडिया में मार्केट में कोई स्लो डाउन नहीं है, इट्स क्वाइट एविडेंट बारिंग ट्रैक्टर सेगमेंट। तो देखिए थोड़ा ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में हल्का स्लो डाउन दिख रहा है, पर हमारा वही सिग्नल, चाहे यूरोप की बात करें तो वो भी हमें को ये सिग्नल मिल रहा है कि काफी अगले 3 महीने या 4 महीने में काफी इंप्रूव हो जाएगा। एंड हमारी स्थिति जो नॉर्थ अमेरिका में वही यूरोप के साथ है, तो यूरोप में भी हमको काफी नए ऑर्डर मिले, तो यूरोप में भी हमारी सेल्स बढ़ेगी आने वाले समय में। एंड हम काफी फॉर्निटेट कर रहे हैं साउथ अमेरिका में ऑल्सो। साउथ अमेरिका में एक आरकेएफएल की एक नई कैपेबिलिटी दिखेगी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, और वो भी आने वाले समय में आपको दिखेगा। ओके, तो ग्लोबल कस्टमर्स से भले ही इस समय थोड़ा सा एनवायरनमेंट मैं फीका नहीं कहूंगी, थोड़ा सा मॉडरेटेड है, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी स्केल की ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खेतान जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। ललित खेतान डिटेल्स देते हुए, मेक्सिको की यूनिट से ही दरअसल कुछ नॉर्थ अमेरिका के क्लाइंट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट सप्लाई होंगे। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसमें कंपनी उतर रही है। स्टॉक आपके सामने करीब करीब 3% तक के गेन्स दिखा रही है। कुछ तो ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस वापस खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स पर देखते हैं, कहां पर कितने रिटर्न्स बन रहे हैं। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। निफ्टी बैंक जो 5 पॉइंट नीचे डिप हुआ था, वहां पर भी रिकवरी आ रही है, लेकिन रिटर्न्स की सिचुएशन कैसी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो अरुण कुमार मंत्री ने वेल्सपन लिविंग नया जुड़ा है, 184 का टारगेट, 159 इनका स्टॉप लॉस है। यूनियन बैंक 164 के लिए कैरी किया, 142 का स्टॉप लॉस इधर। एमटार भी कैरी करे, 2180 का टारगेट, 1970 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन कैसी दिख रही है? एमटार 0.41% जोड़ रहा है, 0.55% के रिटर्न्स यूनियन बैंक दे रहा है, वेल्सपन इनको 0.46% के रिटर्न्स देता हुआ। प्रदीप के पोर्टफोलियो में कैम्स था, 3250 का टारगेट इन्होंने बरकरार रखा है, 2910 का स्टॉप लॉस है। L&T टेक सर्विसेज पर 5850 के लिए बाय किया, 5390 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इसमें कैम्स 1% से ज़्यादा जोड़ रहा है, L&T टेक ज़्यादा कुछ इनके लिए कर नहीं रहा है आज। अब आते हैं प्रदीप के बाद ओशो के पोर्टफोलियो पर। मेट्रोपोलिस हेल्थ इन्होंने कैरी किया, 1810 का टारगेट, 1720 का स्टॉप लॉस। इन्फो एज फिर आया, 5500 का टारगेट है और 5280 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। रिटर्न्स की स्थिति क्या है? मेट्रोपोलिस ड्रैग है, इन्फो एज भी ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, प्रदीप 4% के रिटर्न्स पर हैं, ओशो के जो -2% के रिटर्न्स से अब -0.84% पर हैं, अरुण कुमार मंत्री के -13% के रिटर्न्स अब सिर्फ -12 हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। गुड लक जेंटलमैन, आप तीनों का शुक्रिया इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। थोड़ा सा पेचीदा हफ्ता रहा है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर आगे और क्या ट्रेड्स आते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आज 3 बजे के आसपास, ऑफ कोर्स 3:20 के आसपास, मार्केट क्लोज से पहले खिलाड़ी नंबर 1 की विजेता से बातचीत भी होगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।